और फिर मैं दुबई से जापान आया और जापान में अपनी बाइंग की, अपनी गाड़ियाँ चढ़ाईं और मैं अमेरिका गया बच्चों से मिलने। बच्चों से मिल के फिर मैं वापस जो है साउथ अफ्रीका पहुंच गया। साउथ अफ्रीका में क्योंकि भाई जा चुका था और जो मेरे मामू थे वो भाई के जाने से पहले ही उनको इतना तंग किया गया था, इतना तंग कि वो इस्तीफ़ा दे के और रिज़ाइन करके पाकिस्तान चले गए थे। अब मेरे पास साउथ अफ्रीका में भी जो टीम बची थी उसमें से मैंने छोटे भाई को तो दुबई भेज दिया था। अब मेरे पास बहुत कम लोग बचे थे। एक मेरा भांजा था, एक मैं था और 10-12 लड़के, और जो स्टाफ था वो तो था, तो हम 15-17 लोग थे। दोबारा से हम लोगों ने स्टैंड किया काम को और दोबारा से करना शुरू हो गए। और वो भांजा भी मेरे साथ ही लगा रहा। वो भांजा मेरा जो है ना काफ़ी मेहनती था। मेहनती में साथ बहुत रफ है वो, ना कालों से डरता था, ना कोई छोटे मोटे काम है वो जो है ना बहुत ही रफ। तो फिर जाहिर है वो इंचार्ज बन गया, हालांकि उसको आए हुए अभी साल भर हुआ था, तो वो इंचार्ज बन गया और वो चलाने लगा और मैं ऑफिस में बैठने लगा। साउथ अफ्रीका में मैं आपको बताऊं कि 2004-5 के बाद, 6 के बाद से ना प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि जो कस्टमर आके हमसे गाड़ियां लेते थे ना, वो कस्टमर का कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने को जो है ना टोयोटा कंपनी वहाँ पे थी साउथ अफ्रीका, डरबन में ही। टोयोटा वालों की गाड़ियाँ कम बिकती थी और हम जो लोकल जो 180 कंपनियाँ थी उसकी गाड़ियाँ बहुत बिकती थी। तो टोयोटा वालों ने गवर्नमेंट पे जो है ना दबाव डाला कि हमने आप लोगों को जॉबें दी हुई हैं, तो आप इसको जो है ना ख़त्म करें, पुरानी गाड़ियों का काम जो है ना ट्रांजिट का काम यहाँ पे ना करें। तो जाहिर है वो कालों का मुल्क है, काले आके हमसे लोगों से रिश्वत पकड़ते थे, ये करते थे, ब्लैकमेल करते थे। तो मैंने क्या किया कि जितने भी साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानियों की कंपनियां थी ना, मेरा ऑफिस जो था बड़ी मेन जगह था, पॉइंट एरिया पे ना, तो मैंने और एक और मेरे दोस्त थे लाहौर के, बहुत ही अच्छे आदमी थे, हम दोनों ने मिलके तमाम लोगों को फ़ोन किया कि आज हम लोग मीटिंग करते हैं और हम लोग साथ बैठते हैं। अगर हम साथ नहीं बैठेंगे तो ये तो हम लोगों को इस तरह ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो वहाँ से जो है ना एक इत्तेहाद शुरू हुआ। तो तकरीबन 180 कंपनियों में से 70-80 कंपनियां जो है ना वो आई और कुछ लोगों ने बहाने कर दिया। हमारे पाकिस्तानी जो है ना सिवाय फ़ायदे के और कोई भी काम कानूनी तौर पे करना नहीं चाहते, बस जिसमें फ़ायदा हो वो करो, चाहे गलत तरीके से चाहे सही तरीके से। बहरहाल उसमें अच्छी बुरी सारी कंपनियां मेरे ऑफिस में जमा हो गई और पहली दफ़ा एक इज्तिमा हुआ और पहली दफ़ा सबने साथ चाय पी, एक दूसरे का तारुफ हुआ कि अच्छा तकरीबन लोग जापान के ही थे, मगर वहाँ पर बैठने वाले लोग जो थे ना वो जाहिर है उनके भांजे, भतीजे, छोटा भाई, बड़ा भाई, कज़न, इस तरह के लोग थे। जापान से आए हुए लोग बहुत कम थे, 15-20 थे, वो सब मुझे जानते थे। तो वहाँ पर मैंने उस दिन एक एसोसिएशन का क़याम किया जो गाड़ियों की एक्सपोर्ट के जो है ना करने वाले जितने री एक्सपोर्टर थे ना उनकी एक एसोसिएशन बनाई गई और सबके बेइंतहा कहने पे मुझे उसका सदर बना दिया गया और वो जो दूसरे दोस्त थे उनको जो है ना वाइस चेयरमैन बना दिया गया। और फिर इसी तरह एक साहब थे वो जनरल सेक्रेटरी बन गए, एक साहब थे वो बन गए। ऐसे 6-7 आदमी का ग्रुप बना दिया गया कि जिसके अंदर गवर्नमेंट अगर हम ये कहती है कि आप अपनी गाड़ियां जो है ना ट्रक पे रख के लेके जाओ, चला के लेके मत जाओ, तो इससे हमारे जो है ना काम पे बहुत असर पड़ता। क्योंकि लोग खाली गाड़ी खरीदने नहीं आते थे, लोग ड्राइवर लेके 3-4 ड्राइवर लेके आते थे, गाड़ियां खरीदते तो उस गाड़ियों में सामान डालते थे और फिर जाते थे। तो और उनका जाने का खर्चा भी बच जाता था, उसी पेट्रोल में सब हो जाता था, तो उनको बहुत फ़ायदा होता था। तो वो कस्टमर जो आसपास के कंट्रियों से आके डरबन से गाड़ियां खरीदते थे ना, उनका आना खतरे में पड़ जाता। तो हमने क्या किया कि मैंने सबको दूसरी मीटिंग में मशवरा दिया कि भाई देखें, अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो फिर आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इसमें पढ़ी लिखी बात यह है कि हमें कानूनी तौर पर इनसे निपटना चाहिए, क्योंकि अब हम नोटिस भेजना शुरू हो गए कि अपने अपने जो कार कैरियर ले लो वरना यहाँ से चले जाओ। इस तरह की बातें होंगी। फिर बहुत ज़्यादा रिश्वत चलने लगी, लोग आने लगे, यार्ड पर तंग करने लगे, फला पेपर दिखाओ, फला पेपर दिखाओ, फला पेपर दिखाओ। इसको रोकने के लिए हमने जो है सोचा कि हम सब जमा होकर ना कोई कानूनी कार्रवाई करें। तो मैंने ये फैसला किया कि ठीक है, हम इस पे कानूनी कार्रवाई करते हैं। इसी दौरान उन लोगों ने एक लेटर इशू कर दिया कि बगैर गाड़ी रोड पर चल के नहीं जा सकती, गाड़ी को आपको
रिक्शों पे ट्रांसपोर्ट पे रख के भेजना पड़ेगा। इससे सब में खलबली मच गई, सब लोग जमा हुए मेरे ऑफिस में दोबारा। मेरा ऑफिस मेन जगह थी जहाँ सारे लोग जाके जब जानते भी थे कि रईसा मोटर्स कहाँ है, और वहाँ जाके सब जमा हो गए। तो मैंने कहा भाई कानूनी तौर पर फिर एक बड़े वकील को फ़ोन किया गया, और बड़े वकील को हायर किया गया, और बड़े वकील से मैंने कहा कि तुम फौरी तौर पर जो है ना स्टे ऑर्डर लो। तो उसने स्टे ऑर्डर तो एक ही पहली पेशी में ले लिया। अब स्टे ऑर्डर के बाद जाहिर है कस्टम को बहुत गुस्सा आया कि हम कस्टम के खिलाफ खड़े हो गए, वरना वो हमको तो मारने पे तुले हुए थे कि इनको ख़त्म कर दो। बहुत से लोगों ने अपने शोरूम बंद कर दिए थे, बहुत से लोग चले गए थे, 10-15 कंपनियां चली गई थी जिनमें जान नहीं थी लड़ने की ना। बाकी जो बड़ी कंपनियां थी जापान की वो लड़ने पे तैयार हो गई कि हम आपके साथ हैं, सब साथ हैं। तो वहाँ पर फिर सिलसिला चलना शुरू हुआ। फिर हमारी डेटें लगनी शुरू हुई अदालत में। अदालत ने भी ये प्रूफ मांगना, वो प्रूफ मांगना, 2-2, 4-4 महीने की हम लोग डेटें ले लेते। तो इस तरह कर कर करके हम लोगों ने 2-2.5 साल खींच दिए। अच्छा, मैं मुसलसल उस 2.5 साल में ये कहता रहा कि भाई अपनी कार कैरियर खरीद लो, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट से कोई नहीं जीत सकता। आखिर में हम स्टे कर सकते हैं, इस तरह इसको खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको मुस्तकिल जो ना खींचते रहें। और यही हमारा वकील कहता था, इंडियन वकील था, वो यही कहता था। तो बहुत से लोगों ने लिए, मैंने खुद 2 कार कैरियर ले लिए जिसमें 8 गाड़ी जाती थी, 16 गाड़ी मेरी डेली बॉर्डर पे जा सकती थी, और दूसरे दिन ट्रक आता दोबारा लोड होता, तो 3-4 ड्राइवर थे, वो जाते आते जाते आते। अच्छा, वो एक कारोबार और शुरू हो गया कि मेरी अपनी गाड़ियां भी जाती थी, साथ में अगर मेरे पास जगह होती थी तो मैं इधर उधर की गाड़ियां भी बुक कर लेता था। इसी तरह सारे लोग करते थे कि आपस में 3-4 बॉर्डर थे, असल में 3-4 बॉर्डर पे जहाँ गाड़ी जानी है वो आवाज़ लगा देते थे कि भाई हमारे ट्रक वहाँ जा रहा है, तो हमें 2 गाड़ियों की ज़रूरत है, खाली है हमारी 2 गाड़ियों का स्पेस। तो आपस में करते हुए हम लोगों ने तकरीबन 2.5 साल 3 साल गुजार दिए। जब 2.5 और 3 साल गुजर गए ना, अच्छा इस दौरान में दुबई में ऐसा हुआ कि जो मेरे बहनोई थे, वो मेरे भाई ने, जो छोटा भाई था वो बड़ा साजिशी था। वो अपने जो दरमियाना भाई जो 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 चोरी करके यहाँ से साउथ अफ्रीका से चला गया था ना, उसने क्या किया कि वो दुबई आ गया था, और फिर दुबई से उसके पास साउथ अफ्रीका का मेरा वीज़ा था, उसी वीज़े पे वो जापान आ गया। और जापान वाले भाई ने क्या किया कि इसने मेरी कंपनी पे $2 लाख निकलवा लिए। अब इसको खुलबुली मची। अच्छा, मैंने जब इसने पैसे निकलवा लिए और मैंने सुना कि इस भाई ने बीच वाले भाई को, जो अपने मतलब मेरे और उसके दरमियान बीच जो था, जो चोरी करके भागा था साउथ अफ्रीका, उसको साउथ अफ्रीका बुला लिया। और मेरे यहाँ से वो जो लड़का था आतिफ, मैंने उसकी जॉब ख़त्म कर दी थी क्योंकि वो चोरियों पर तुला हुआ था। तो वो तो मेरे खिलाफ वैसे ही हो गया था, जाहिर है। अच्छा, मेरे पास जो उससे नीचे के लड़के थे वो ऊपर आ गए और मेरा काम चलना शुरू हो गया। अब ये गठजोड़ बननी शुरू हुई इन लोगों की। इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ जापान वाले भाई थे, ये इनके पास $2 लाख फुदक रहे थे, तो इन्होंने 10-12 गाड़ी तो मुझे चढ़ाई थी नाम दिखाने के लिए, लेकिन ये अपना सारा कुछ यहाँ से ख़त्म करके और साउथ अफ्रीका चले गए अपने भाई के पास के, जिसको ये कहते थे कि तुम कारोबार में लगाओ, कारोबार में लगाओ। अब इन्होंने खुद उसको कारोबार में लगाया। ये साउथ अफ्रीका पहुंचे, मेरा इनसे राब्ता ख़त्म हो गया। मैंने साउथ अफ्रीका में भी इनकी तरफ नहीं देखा, मैं अपने काम से काम रखता, अपने काम से काम में लगा रहता। और उसके बाद मैं इन दोनों भाइयों की स्टोरी मेरे से अलग हो गई, ना ही वो आतिफ मुझसे कांटेक्ट में रहा। मेरे बहनोई दुबई से अपनी जॉब छोड़ के कि यार बड़ा मुश्किल काम है और ये और जो, उनके लिए कारोबार किया था मैंने, खैर वो छोड़ के चले गए। और छोटे भाई ने क्या शुरू कर दिया कि सारा दिन अपनी बीवी के साथ ऊपर घर में रहता, नीचे आता, सामान सब उठाता, कहता लिख दो हिसाब में, लिख दो हिसाब में। तो मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर इस सुपर मार्केट को चलाने वाला कोई नहीं है, ये खुद ही खुद चल रही है, और भाई आपका सारे पैसे ले जाता है और मज़े करता है। बस उसके बाद